मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? एक टॉपिक रहने वाला है अपना यहाँ पे पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में, बिकॉज अभी मॉनसून का सेशन चल रहा है और हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि सेशन शुरू होते ही हम लोग मॉनसून सेशन के ऊपर या पार्लियामेंट्री सेशन के ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कशन को करने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छे से डिटेल में जाने वाले हैं कि पार्लियामेंट्री सेशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो रेलेवेंस है वो कम क्यों हो रहा है, पार्लियामेंट्री सेशन का इम्पैक्ट क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, वो सब हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेंस और प्रीलिम्स वैसे दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ज्यादातर टॉपिक ये आज हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर में यहाँ पे यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे। आर्टिकल है क्योंकि राजस्थानी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर ऐड करने की बात कही गई थी, तो उसके बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करें। मणिपुर में जिस तरह के हालात हो पड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हाथ में नहीं रहा है, सरकार के मैकेनिज्म ऑलमोस्ट बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की गई है, तो हम लोग प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंटरनेट शटडाउन, ये पुराना सा टॉपिक है, तो ये रिपीटेड सा टॉपिक है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा अंदर डिस्कशन में। लेकिन यस, कुछ नया नया एस्पेक्ट आपको हमेशा देखने को मिलता है और हमारी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमेशा करता है कुछ ना कुछ नया आर्टिकल, क्योंकि नए आर्टिकल को कोई और पर्सन लिखता है, अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है, तो उसमें एक दो पॉइंट हमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। चलिए जी, तो बढ़ते हैं सीधे पहले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले छोटी सी अनाउंसमेंट है। आप अगर हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसके आराम से ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट को जाकर विजिट कर सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 2024 को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी का, यहाँ पे आपका पूरी तरह से सिलेबस कवर करवाया जाता है। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, करंट अफेयर आपका कवर करवाया जाता है, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपका यहाँ पे होता है। किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। बाइलिंगुअल क्लासेस होती हैं तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लासेस होती हैं, आप टीचर को क्वेश्चंस पूछ सकते हो लाइव क्लास में, तो ये बड़ा इंटरेक्टिव सा सेशन होता है, बड़ा जबरदस्त सेशन होता है। क्लास नोट्स के साथ साथ फिर आपको अलग से पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है, तो कंटेंट की भी कोई कमी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, करंट अफेयर आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कम से कम 2 साल का करंट अफेयर यूपीएससी डिमांड करता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर का प्रोग्राम लेके आए हैं, जहाँ पे हर सैटरडे को मैं आपकी क्लासेस करवाता हूँ करंट अफेयर्स की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपका करंट अफेयर कवर करवाया जाता है। ये स्कैन को आपको क्यूआर कोड दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। SC1000 अगर आप कोड का यूज करते हो तो ₹1000 का डिस्काउंट भी आपको मिल जाता है। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। क्या कहता है? फर्स्ट डे ऑफ द मॉनसून सेशन अ वॉश आउट। ठीक है, तो पहले दिन मॉनसून सेशन जब हुआ था 2 दिन पहले, तो कंप्लीटली पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। और वही है बात, हमेशा जैसा रहता है, गवर्नमेंट वर्सेस अपोजिशन। और ये सिर्फ आज से नहीं है, ये हमेशा से ही है। जब दूसरी पार्टीज पावर में थी, बीजेपी जब अपोजिशन में हुआ करती थी, तो बीजेपी के लीडर्स के आप बयान देखिए पार्लियामेंट में, कितनी अच्छी अच्छी बातें की जाती हैं डेमोक्रेसी के बारे में, रूल्स के बारे में, है ना, अधिकारों के बारे में। वही आज यहाँ पे हाल होता है। तो ये चीज हमेशा से चली आ रही है कि पार्लियामेंट्री सेशन हमारे यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की जो वैल्यू है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होती नजर आ रही है, ऐसा देखने को मिलता है। तो पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में तो डेफिनेटली हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूं 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर द होल्डिंग जॉइंट सेशन of the two houses of the parliament. Enumerate the occasions when this normally happen and also the occasions when it cannot with reasons thereof. कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लक्ष्मीकांत में आपको बिल्कुल आंसर इसका मिल जाता है। लक्ष्मीकांत प्लस न्यूज़पेपर, तो ये परफेक्ट आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, देखिए जो कैन नॉट हेल्ड, ये वाला एस्पेक्ट अगर आपका लक्ष्मीकांत के अंदर अच्छे से कवर नहीं किया गया है, ये चीजें आपकी न्यूज़पेपर वगैरह से ही कवर होती हैं, तो आप इसको लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब बढ़ते हैं टॉपिक पे। तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो वो तो ज्यादातर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही हैं। समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल 85, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 85 है उसके तहत पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, सम्मन दिया जाता है। सम्मन का मतलब होता है उसकी शुरुआत। ठीक है, इनवाइट किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि आप आइए और उसको ज्वाइन कीजिए, और एक डेट भी फिक्स की जाती है। ठीक है, और ये पावर किसके पास होती है? द पावर टू कन्वीन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट रेस्ट विद द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की मर्जी होती है जब उसको बुलाना होता है। ठीक है, तो कैबिनेट कमेटी जो होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स की, वो उसको फॉर्मलाइज करते हैं, फिर फाइनली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर उसके ऊपर होते हैं और फिर वो इन्विटेशन सबको भेजा जाता है। इंडिया डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के लिए, एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट देता है आपको वो।
इंडिया के में हमारे देश में कोई पार्लियामेंट्री कैलेंडर का फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हाँ, लेकिन ये बात बोली गई है कि भई 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन तो यूजुअली हमारे यहाँ पे कन्वेंशन चली आ रही है कि 1 साल में 3 सेशन होते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। हाँ, 2 सेशन के बीच में 6 साल से 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट सेशन हमारे यहाँ पे वो तो बजट सेशन ही होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे मॉनसून सेशन होता है, राइट? 3 हफ्ते का लगभग, और फिर उसके बाद हमारा जो है विंटर सेशन होता है नवंबर-दिसंबर में, ठीक है? तो ये सबसे छोटा सेशन हमारा विंटर सेशन ही होता है। ये तो चलिए नॉर्मल सी बातें हो गई। उसके अलावा देखिए मैंने बताया आपको 6 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और उसके बीच में जब गैप आता है तो उसे रिसेस बोलते हैं, ठीक है? द टाइम बिटवीन द प्रोपगेशन एंड द रीअसेंबली इज़ कॉल्ड द रिसेस। मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में छुट्टी होती है, जैसे स्कूल में हमारी, है ना? तो रिसेस होती है। फिर बात आती है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की, जिससे 2017 में क्वेश्चन भी पूछा गया था। देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, जब बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है? उस पार्लियामेंट के अंदर उस बिल के ऊपर जो है डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद अगर उसको पास कर दिया जाता है, डिपेंड करता है बिल कैसा है, उसको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या उसको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, वोटिंग होने के बाद जब वोटिंग वगैरह हो जाती है, तो उसको प्रेज़िडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है? और वो प्रेज़िडेंट के सिग्नेचर के बाद वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो बिल बन जाता है एक्ट। तो बिल बेसिकली इज़ जस्ट अ प्रपोज़ल एंड एक्ट इज़ अ लॉ। लेकिन यहाँ पे बात आती है राज्यसभा की और लोकसभा की, ठीक है? बिल को पास होने के लिए दोनों की ही परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों जगह वो पास होना चाहिए। लेकिन अगर वो पास नहीं हो पाता है, ठीक है? मान लो वो राज्यसभा में है, लोकसभा में पास नहीं हुआ और वाइस वर्सा। उस केस में जॉइंट सिटिंग भी हो सकती है हमारे पार्लियामेंट की, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक ही जगह पे बैठते हैं, जॉइंट सेशन करते हैं, राइट? इसका भी प्रोविज़न होता है जब डेडलॉक हो जाता है, डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। लेकिन जब जॉइंट सेशन होता है तो यहाँ पे डेफिनिटली लोकसभा का अपर हैंड होता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और इसको प्रिज़ाइड भी स्पीकर ही करते हैं लोकसभा के। ठीक है, अगर वो बाय चांस प्रेजेंट नहीं होते हैं किसी कारणवश, तो डेप्यूटी स्पीकर जो है उसको कर सकते हैं, राइट? आर्टिकल 108 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की बात करता है। अगर आपने लक्ष्मीकांत थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी सिचुएशन ऐसी है जहां पे जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन नहीं हो सकता। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट? चलिए, तो पार्लियामेंट्री सेशन का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है कि भाई हमारी जो पार्लियामेंट है इट्स अ टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा मोदी जी ने भी कहा था। लेकिन क्योंकि इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, पार्लियामेंट्री सेशन होता है तो पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो होते हैं, वो क्या है, वो तो जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव है ना। तो एक तरह से आप ये मान के चलिए, पार्लियामेंट के अंदर हमारे देश की जनता इनडायरेक्ट रूप से बैठी हुई है। और डायरेक्टली तो आप जनता को नहीं बैठा सकते, क्योंकि इंडिया में तो हम लोग इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे पार्लियामेंट्री सेशन का, क्योंकि यहाँ से जो सरकार की पॉलिसीज होती हैं, जो कानून होते हैं, वो जनता को पता चलते हैं कि अच्छा यार ऐसी चीजें भी हो रही हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारा लेजिस्लेटिव ब्रांचेस होती हैं, उनकी जो ड्यूटीज होती हैं, उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होती है, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जा सकता है। ठीक? क्योंकि चेक एंड बैलेंस एक गवर्नमेंट के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक एंड बैलेंस होता है। While the constitution does not specify the duration of the frequency of the parliament, it mandates that the gap between, ये चलो ये तो हम लोगों ने कर लिया है। तो पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम लोग एजुकेशन कहते हैं। आम आदमी को पार्लियामेंट्री सेशन के थ्रू ही पता चलता है कि इस तरह का प्रपोजल सरकार ने दिया है, तो वो एजुकेट होता है। और जब अपोजिशन उसके बारे में डिबेट करती हैं, उसके जो फ्लॉज हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं, वो सामने लेके आती है, तो जनता को पता चलता है कि यार इस प्रपोजल के अंदर ये कमी है। तो पार्लियामेंट्री सेशन बहुत ज़रूरी होता है हमारे देश की जनता के लिए, उसको समझने के लिए सरकार की नीयत क्या है, अपोजिशन की नीयत क्या है, उसके अंदर क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सरकार के ऊपर चेक्स रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो चेक्स भी यहीं पे रखे जाते हैं पार्लियामेंट्री सेशन में, राइट? अलग-अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन देयर आर मेनी चैलेंजेस टू द पार्लियामेंट्री एफिशिएंसी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफिशिएंसी कम होती आ रही है अनफॉर्चुनेटली। इसकी शुरुआत कहा जाता है कि 1985 में जब एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया था, तब से ही हो गई थी।
क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ बनने के बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। भई देखिए, ऐसा आप मान लो आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से टिकट मिला है, आप वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आँख बंद करके अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ही फॉलो करोगे। हो सकता है आपकी देखिए इतनी सारी डाइवर्सिटी है ना इंडिया में यार, इतनी स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, है ना? इतनी डाइवर्सिटी है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है ना, अपनी कॉन्शियस के हिसाब से काम नहीं कर सकता। मजबूरी में उसको व्हिप को फॉलो करना पड़ता है। तो उसकी जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो कॉन्शियस है, वो यहाँ पे हैम्पर हुई है कहीं न कहीं। और इसकी वजह से पार्लियामेंट्री सेशन की जो बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे डेफिनिटली डाउन हुई है। उसके अलावा हमारे पास जो है सपोर्ट स्टाफ की भी काफ़ी कमी है, नज़र आती है। तो एमपीज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से रिसर्च वगैरह नहीं कर पाते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे उनको सवाल वगैरह पूछने होते हैं। कोलिशन पॉलिटिक्स की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें खराब हो गई हैं, है ना? आप देखिए जैसे अगर 2 3 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर वो एक-दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रही हैं, तो डेफिनिटली ज़्यादा बेटर चांस होते हैं डिबेट और डिस्कशन करने के। लेकिन कोलिशन की वजह से ना चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं। पॉलिटिकल पार्टी एक-दूसरे के प्रपोज़ल के अगेंस्ट में बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या तो वो सेंटर में करते हैं या स्टेट में करते हैं। कहीं न कहीं उनका गठबंधन बना हुआ है, तो गठबंधन की मजबूरियों की वजह से वो अपोज़ नहीं कर पाते हैं, राइट? ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं अनफॉर्चुनेटली। और उसकी वजह से फिर लाइव टेलीकास्ट और मीडिया कवरेज वगैरह वो सब भी डिस्ट्रैप्शंस होती रहती हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। consequences तो ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री सेशन अगर सिटिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो consequence तो उसके होंगे ही। तो शॉर्टर जो पार्लियामेंट्री सेशन हमारे पास होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो लेजिस्लेचर प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी-जल्दी की जाती है। मतलब जो कानून पास किया जाता है, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन ना होने की वजह से उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि भैया आप समय ही नहीं दोगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि टाइम स्पेंट डिस्कसिंग द बजट, एक एग्जांपल दिया है। 1950s में 123 आवर्स दिए जाते थे बजट को डिस्कशन करने के लिए, और 1950s में ओनली 39 आवर्स। अरे भाई, ये समय बढ़ना चाहिए था, कम नहीं होना चाहिए था। 1950s के हिसाब से देखा जाए, आज देश ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे पास पैसा ज़्यादा है, मिनिस्ट्री ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो डिस्कशन का आवर्स बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये तो मतलब आधे से भी आधा हो गया है। तो ये डिक्लाइन होता नज़र आ रहा है पार्लियामेंट्री सेटिंग्स का यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, राइट? उसकी वजह से जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है, वो भी कम हो रही है। पार्लियामेंट्री सेशन होते ही नहीं, होते हैं तो एडजर्न हो जाते हैं, प्रॉपर तरीके से काम करते नहीं हैं, तो नंबर ऑफ सिटिंग जो है रिड्यूस होती चली जा रही है। तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल आप कैसे रखोगे? तो हमारी जो सबसे बड़ी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है पार्लियामेंट, कहीं न कहीं लोगों का ट्रस्ट और लोगों का रिस्पेक्ट उसके लिए कम हो जाता है। और फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है भाई, सीधी-सी बात है। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पार्लियामेंट्री सेशन करने में, लेकिन अगर अर्जन होते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? पैसे की बर्बादी भी हो जाती है, राइट? और लेजिस्लेचर हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके पास पावर बढ़ जाती है। अगर लेजिस्लेचर अपना प्रॉपर तरीके से काम करता, तो भई इनको इतनी पावर देने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब दिक्कतें यही हैं कि इन यहाँ पे काम होता नहीं है, तो मजबूरी में जुडिशरी को भी घुसना पड़ता है काम करवाने के लिए, और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने मनमर्जी से काम करते हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें होती हैं जो आप अपने आंसर्स वगैरह के अंदर लिख सकते हो। तो क्या करने की रिक्वायरमेंट है? भई सीधी-सी बात है, हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें अपना रोल समझना पड़ेगा कि भई वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास एजेंडे के अंदर काम नहीं करते हैं, वो देश के लोगों के लिए काम करते हैं, राइट? और देश के लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं। एक तो डेमोक्रेसी के लिए जो है उनको अपने इस तरह की चीज़ें समझनी चाहिए, तभी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है? और जो सेशन होते हैं, ऐसा किया जा सकता है प्रैक्टिकल तरीके से कि साल शुरुआत होते ही, मतलब 1 साल पहले का शेड्यूल फिक्स हो जाना चाहिए। पूरा कैलेंडर जो है वो पहले से ही फिक्स हो जाना चाहिए, ताकि अपनी-अपनी लेवल पे लोग उसके लिए तैयारी कर लें। शैडो कैबिनेट का ये जो कॉन्सेप्ट अब इंडिया में नहीं है, ये ब्रिटेन में चलता है। शैडो कैबिनेट क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ पे मान लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे राजनाथ सिंह जी हैं, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है? ऐसे ही अपोजिशन पार्टी अपना खुद एक डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चूज़ करती है, राइट? अपना एक फाइनेंस मिनिस्टर चूज़ करती है, इसके पैरेलल में। ताकि ये जब पावर में आती है तो इनको ही बनाती है। अभी वो पावर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक शैडो कैबिनेट होती है, जहाँ पे वो लोग उन्हीं चीज़ों को डिस्कशन करते हैं। मतलब यहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और यहाँ के जो
एक पर्सन है जिसको अलॉट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से, वो वन टू वन टॉक कर सकते हैं शैडो मिनिस्ट्री कैबिनेट के हिसाब से। तो वो कॉन्सेप्ट जो है ब्रिटेन में चलता है, हमारे यहाँ पे नहीं है। हमारे यहाँ पे तो भैया हर 2 महीने के बाद मिनिस्ट्री चेंज हो जाते हैं। एक-एक आदमी के पास 10-10 मिनिस्ट्री भी होती हैं। तो वो चीज़ें ठीक नहीं है कहीं न कहीं। एक प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी बहुत ज़रूरी हैं। पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह उसके अंदर रिफॉर्म वगैरह आप करिए, ठीक है? लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा। वो सब चीज़ें जो है हम लोग डेफिनिटली कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए। चलिए जी, अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। can't ask a government to recognize a language as the official one, सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली क्या है, एक पीआईएल डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि सर जो राजस्थानी लैंग्वेज है, राजस्थानी लैंग्वेज को 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। आपको पता अच्छे से 8th शेड्यूल जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करता है हमारे यहाँ पे, ठीक है? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है। करंटली हमारे यहाँ पे 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं हमारे 8th शेड्यूल के अंदर। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखिए, ये पॉलिसी का मैटर है, ठीक है? ये जुडिशरी का मैटर है ही नहीं, ये पॉलिसी का मैटर है। आप आज अपनी राजस्थानी लैंग्वेज की डिमांड कर रहे हो, कल को कोई और किसी और की डिमांड करेगा, तो ये सिलसिला रुकने वाला तो है नहीं। तो इसलिए आप सरकार से बात करिए, अगर उनको मन लगता है ऐड करना तो वो कर सकते हैं, नहीं लगता तो नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे पास इसको लेके मत आइए। तो ये उन्होंने बेसिकली बात बोली है। तो 8th शेड्यूल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है? हमारे पास आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351 ये अलग-अलग प्रोविजंस होते हैं अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 कहता है कि भैया हमारे यूनियन की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी होगी और उसकी देवनागरी स्क्रिप्ट होगी। आर्टिकल 344(1) क्या कहता है? वो कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो एक कमीशन बनाएँगे आफ्टर 5 इयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन आफ्टर एवरी 10 इयर्स। एक कमीशन बनाएँगे और ये कमीशन जो है लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करता है, रिसर्च करता है और हिंदी लैंग्वेज की प्रमोशन के बारे में भी बात करता है। आर्टिकल 351 क्या कहता है? ये कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू एनकरेज द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू एडवांस इट सो दैट इट मे सर्व एज़ द मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हिंदी को लेके प्रोविजंस हैं कि सरकार की ये ड्यूटी है कि वो हिंदी के लैंग्वेज को एडवांस करे, उसको प्रमोट करे, राइट? तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हो गई। जब इन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जब शुरुआत हुई थी, तो उसके अंदर 14 लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों ने उसमें और लैंग्वेज ऐड करते चले गए। सिंधी को हम लोगों ने 1967 में ऐड किया, फिर हम लोगों ने बाद में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 के अंदर ऐड किया। फिर बाद में हम लोगों ने बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये फिर हम लोगों ने 2003 के अंदर ऐड किया। और 6 हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम एंड ओडिया, राइट? ऑल द क्लासिकल लैंग्वेज आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से ओडिया से जो है बैक टू बैक 2014 और 2015 2 बार लगातार क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब ऐसा यूपीएससी बहुत कम करता है रिपीटेड क्वेश्चंस बैक टू बैक। हालांकि यूपीएससी में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं लेकिन बैक टू बैक नहीं आते हैं। तो दिस वाज द एक्सेप्शन इन द यूपीएससी हिस्ट्री कि जब उन्होंने ओडिया लैंग्वेज के बारे में 2 साल लगातार सवाल पूछा। खैर, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन द मणिपुर, कांग्रेस अर्जेस मुर्मू। तो भैया मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गया है। मैं कहे जहाँ पे जो स्टेट मशीनरी है वो पूरी तरह से फेल हो गई है। तो उसके लिए जो है प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की गई है मणिपुर के अंदर में। तो प्रेसिडेंट रूल को किस-किस बेसिस पे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 355, देन आर्टिकल 356 एंड देन आर्टिकल 365। ये 3 आर्टिकल जो है वो प्रेसिडेंट रूल के बारे में है कहीं न कहीं। देखिए आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 350 ये कहता है कि भई जो कॉन्स्टिट्यूशन का रूल है, वो स्टेट के अंदर प्रॉपर तरीके से काम करता रहे। दिस इज़ द सेंटर्स रिस्पांसिबिलिटी, ठीक है? सेंटर की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, वो माल फंक्शन ना हो और वो प्रॉपर तरीके से काम करती रहे। 2 ग्राउंड ऐसे होते हैं, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 चीज़ों के ऊपर किया जा सकता है। पहला पहला ये कहता है कि भई अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है विद द कन्फॉर्मिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, ठीक है?
और ये प्रेसिडेंट को कौन बताता है? ये गवर्नर की रिपोर्ट बताती है। तो गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें कहते हैं कि साहब हमारे स्टेट के अंदर, फलाने स्टेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। लेकिन क्या ये गवर्नर गवर्नर की रिपोर्ट मैंडेटरी है? नहीं। बिना गवर्नमेंट की रिपोर्ट, गवर्नर की रिपोर्ट के भी ये प्रेसिडेंट रूल लागू किया जा सकता है अंडर आर्टिकल दिस दिस इज द ग्राउंड अंडर आर्टिकल 356। दूसरा जो ग्राउंड है वो थ्री आर्टिकल 365 के बेसिस पे है। ग्राउंड तो ये आर्टिकल 356 में ही हो रहा है, लेकिन कुछ आर्टिकल अलग अलग से है। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि जब कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश को, डायरेक्टिव को फॉलो करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर नहीं मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पुलिस वगैरह। लेकिन अगर स्टेट सेंटर के डायरेक्टिव को, आदेश को अगर मानने से मना कर देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो उस केस में सेंटर प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ये आर्टिकल 356 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। ठीक है, दो बेसिस होते हैं, दो आर्टिकल आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 356 में गवर्नर रिपोर्ट भेजते हैं और आर्टिकल 365 में स्टेट उसके आदेशों का पालन करने से मना कर देता है। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल है 56 और 65, ये आपको याद रखना है। तो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट के अंदर ये छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, ठीक है? इसे स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। और ये आर्टिकल 356 के अंदर में इम्पोज़ किया जाता है, जैसा कि अब ऊपर हम लोगों ने देख ही लिया है इसको, ठीक है? सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है अगर कहीं पे स्टेट अगर रिप्रेजेंटेटिव रूल लगाना है। प्रेसिडेंट रूल जब कहीं पे लगाया जाता है तो 6 महीने तक के लिए वैलिड होता है, लेकिन 6 महीने के बाद भी उसको एक्सटेंड किया जा सकता है एवरी 6 मंथ। तो हर 6 महीने के बाद 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, इस तरह से उसको एक्सटेंड किया जा सकता है लगभग 3 साल के लिए। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। लेकिन प्रेसिडेंट रूल का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे डायरेक्टली रूल कर रहे हैं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होता है। तो जो चीफ सेक्रेटरी होती हैं स्टेट के, या जो प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइजर अपॉइंट किए जाते हैं, उनके द्वारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखा जाता है, राइट? लेकिन जो स्टेट असेंबली होती है उसका क्या होता है? देखिए, स्टेट की जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, डिसॉल्व भी किया जा सकता है। यूजुअली जब थोड़े समय के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए। लेकिन लंबे समय के लिए लगाया जाता है तो उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, लेकिन उसे हटाएँगे कैसे? किसी भी समय उसको हटाया जा सकता है, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, तो उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। प्रेसिडेंट रूल आज लगाया, तो 2 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। लेकिन 2 महीने में अगर अप्रूवल नहीं लिया, तो प्रेसिडेंट रूल हट जाता है। वहाँ पे दोबारा से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करने लगती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रेसिडेंट रूल का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, कुछ जगह पे यूज़ भी होता है, वो थोड़ा-सा आप यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे मान लो भैया कहीं पे हंग असेंबली हो गई, मतलब वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी मेजॉरिटी में नहीं आया, या फिर वहाँ पे कोलिशन नहीं बना, तो उस केस में डेफिनिटली वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे है ही नहीं। राइट? इफ द मेजॉरिटी पार्टी डिक्लाइन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब एक पार्टी मेजॉरिटी में है लेकिन वो सरकार नहीं बनाना चाहती, तो उस केस में वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। नो पार्टी इज विलिंग टू फॉर्म द गवर्नमेंट, समझ रहे हो, वो चाहते ही नहीं कोई भी पार्टी कोलिशन करके हम लोग बनाए। तो और कई बार क्या होता है, जो स्टेट यूनियन के जो डायरेक्टिव्स होते हैं उसको स्टेट मानने से मना कर देता है। तो इस तरह की चीजें ऐसी हैं जब प्रेसिडेंट रूल का प्रॉपर तरीके से यूज किया जाता है। या जैसे फिजिकल ब्रेकडाउन, जैसे मणिपुर के अंदर इस समय फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ पड़ा है पूरी तरह से, राइट? उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। लेकिन वो तो अलग बात है कि वहाँ बीजेपी की सरकार है तो शायद वो नहीं लग रहा होगा इस वजह से, बट यूजुअली इस तरह के केसेस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ये तो ऐसे केस है जहाँ पे आप प्रेसिडेंट रूल को जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कई चीजें ऐसी भी होती हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है लेकिन आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कई बार क्या होता है फ्लोर टेस्ट के बिना, जैसे अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ या कर्नाटक में पहले हुआ था, उससे पहले भी जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ था। तो कई बार क्या होता है जब कोई एमएलए एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, तो गवर्नर क्या करते हैं, फ्लोर पे यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी को प्रूव किए बिना
वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। तो ये जो है गड़बड़ होती है, कई बार गवर्नर जो है इस तरह इसका पावर का मिसयूज़ कर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। और जब एक पॉलिटिकल पार्टी पावर पे नहीं होती है या एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, तो ये गवर्नर की ड्यूटी है कि वो एन्श्योर करें कोई अल्टरनेटिव ढूँढें। किसी अपोजिशन से जाके पूछें, भैया तुम अगर कोalition वगैरह करके पार्टी बनाना चाहते हो यहाँ पे सरकार एंड ऑल दैट, ठीक है, तो अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी ढूँढी जानी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नर ये नहीं करते हैं, ठीक है। रूलिंग पार्टीज डिफीट इन द लोकसभा इलेक्शंस, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है कि जैसे मान लो ये मान के चलिए जैसे जिस जिस स्टेट के अंदर बीजेपी की सरकार है और मान लो कल को कांग्रेस की सरकार सेंटर में आ जाती है, तो कांग्रेस की सरकार क्या करती है, वो जो बीजेपी रूल स्टेट है उनके अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाती है। ये अभी तो नहीं होता लेकिन ये पहले हुआ करता था, 1970s 80s में बहुत फ्रिक्वेंटली होता था। जो पार्टी सेंटर में हुआ करती थी वो अपोजिशन पार्टी के सारे स्टेट्स के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाया करती थी। ऐसा तमिलनाडु में, पंजाब में बहुत फ्रिक्वेंटली होता था पहले, अब तो खैर ये नहीं होता है। Nearly on the ground of the maladministration or the corruption, stringent financial exigency without giving a prior warning of the rectification of the state। तो ये भी कई बार देखा गया है कि भैया स्टेट गवर्नमेंट को पहले अरे वार्निंग तो दो कम से कम, है ना? वार्निंग के बिना आप क्यों कर रहे हो? कई बार बिना वार्निंग के ही स्टेट भैया सीएम साहब सो रहे हैं और उनके पास जो है नोटिस जाता है कि ऐसा प्रेसिडेंट रूल लग गया। ऐसे भी कई बार हुआ है, हमारे इतिहास में बड़ी फनी फनी चीजें हुई हैं। रात को 2 बजे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, सीएम साहब सो रहे थे, उनके पास फोन आया, वो बेचारे उनको हार्ट अटैक होने से बाल बाल बचे वो। तो ऐसा भी कई बार होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। खैर ये तो थोड़े सी चीजें आप देख सकते हो, केसेस फॉर द प्रॉपर यूज एंड इम्प्रॉपर यूज। आज का जो एडिटोरियल है वो कहता है द इंटरनेट बैन विल नॉट रिस्टोर पीस इन द मणिपुर। देखिए इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि भैया इंटरनेट का जो बैन किया जाता है कि ये सही है या गलत है। उसमें कुछ आर्गुमेंट्स फेवर में भी दिए जाते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स उसके अगेंस्ट में भी दिए जाते हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि 78 डेज हो गए, 78 डेज हो गए, मतलब 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, मणिपुर के अंदर इंटरनेट बैन बंद है। लेकिन क्या उससे वायलेंस रुका? ऑफ कोर्स नॉट। जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया, क्या वहाँ पे वायलेंस रुका? ऑफ कोर्स नॉट। दिल्ली में इंटरनेट बैन कर दिया गया, क्या यहाँ पे वायलेंस रुका? ऑफ कोर्स नॉट। ऑफलाइन रूमर्स भी फैलते हैं। अरे जब इंटरनेट नहीं था तो क्या देश में रूमर्स नहीं फैलते थे? क्या फेक न्यूज़ नहीं फैलती थी? क्या मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी? ऑफ कोर्स होती थी। तो इंटरनेट को बैन किया जाना कहाँ तक सही है? और प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार इंटरनेट बैन करती भी है और जब उसको हटाया जाता है, तो ऐसी कोई रिव्यू कमेटी रिपोर्ट पेश नहीं करती है, जो ये बताए कि इंटरनेट बैन हम लोगों ने जो किया था इसका ये बेनिफिट हुआ है। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बस सरकार उसको लगा देती है, हटा देती है अपनी मर्ज़ी से। तो वो सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो मणिपुर के बारे में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे यही थोड़ी-सी बात की है। और इंटरनेट भी देखिए अलग-अलग तरह का है। जब आप मणिपुर की बात करते हो तो ऑफ कोर्स 99% लोग जो है वो स्मार्टफ़ोन का यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ जैसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं या कंपनीज़ वगैरह होती हैं, वो वायर्ड इंटरनेट का यूज़ भी करती हैं, ये जो फाइबर केबल से जो है इंटरनेट होता है। लेकिन फाइबर केबल वाला इंटरनेट यूज़ जनरली बंद नहीं किया जाता। जनरली जो स्मार्टफ़ोन्स वाला इंटरनेट होता है, वो बंद किया जाता है। सरकार तो वही है जो घिसे-पिटे आर्गुमेंट सरकार हमेशा देती है, किसी भी देश की हो चाहे, कि डिसइन्फॉर्मेशन फैलती है जी, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे रूमर्स फैलते हैं, फेक न्यूज़ फैलती है एंड ऑल दैट। लेकिन इसके लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जाता गवर्नमेंट के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये है कि सोशल मीडिया को डिफाइन भी नहीं किया गया। क्या है सोशल मीडिया? क्या व्हाट्सएप एक सोशल मीडिया है? क्या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया है? क्या फेसबुक सोशल मीडिया है? कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो मैट्रिमोनियल साइट होती है, वो भी सोशल मीडिया होती है। तो सोशल मीडिया को डिफाइन भी नहीं किया गया है सरकार के द्वारा। और मणिपुर में जिस तरह से शटडाउन हुआ है, तो इफ़ेक्ट तो होंगे ही ऑफ कोर्स। जो बच्चे मणिपुर के बाहर पढ़ते हैं, दिल्ली में, मुंबई में कहीं आउट ऑफ जो है मणिपुर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पास पैसे ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे से पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। बैंक्स में इंटरनेट नहीं है, फ़ोन में इंटरनेट नहीं है, लोग मूवमेंट नहीं कर सकते। मान लो आपके गाँव से 20 किलोमीटर बैंक है, आप बैंक में जा नहीं सकते क्योंकि मूवमेंट को रोका हुआ है सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। फ़ोन में आपके वैसे भी इंटरनेट नहीं है, तो बच्चे परेशान हैं, ना वो फीस भर पा रहे हैं, ना वो रेंट दे पा रहे हैं, ना वो खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है, कब तक उधार लोगे? तो ये समस्या भी हमें देखने को मिल रही है ना? रिलीफ कैंप के लिए लोग जो है वो जो रेज़िडेंट्स बीइंग अनेबल टू अप्लाई फॉर द रिलीफ कैंप, भैया रिलीफ कैंप के लिए भी आपको इंटरनेट से एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो ये समस्या तो इस समय मणिपुर के अंदर खैर हो ही रही है, लेकिन ऑफ़लाइन रूमर्स भी बहुत जल्दी से फैलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ऑनलाइन रूमर्स ही फैलते हैं, राइट? देखिए सोचने की बात है, मान लो कोई ऑफ़लाइन रूमर फैल गया,
ठीक है? समाज में ऑनलाइन र्यूमर भी फैल सकता है, ऑफलाइन भी फैल सकता है। आप कैसे वेरीफाई करोगे कि ये न्यूज़ सही है या गलत है? भई वो आप इंटरनेट से ही तो वेरीफाई करोगे ना, उस र्यूमर को। तो अगर कोई र्यूमर गलत फैल गया है और आपके पास वेरीफाई करने के लिए इंटरनेट ही नहीं है, तो उस र्यूमर को सही समझ लिया जाएगा, राइट? तो इंटरनेट सिर्फ र्यूमर को फैलाने के लिए यूज़ नहीं होता है, बल्कि र्यूमर्स को वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ होता है। ये यहाँ पे समझने वाली बात है। और जो ऑफ़लाइन भी रूमर बहुत जल्दी से फैलते हैं, उनको आप कैसे वेरीफ़ाई करोगे? तो वो तो फैलते ही चले जाएँगे, लोग उसको सही समझने लगेंगे। और ये हमारा यार फंडामेंटल राइट है इंटरनेट, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का और सिविल लिबर्टी का भी वायलेशन हो रहा है। येस, उसके अलावा बहुत सारे हमारे यहाँ पे आजकल तो सारी इकोनॉमी ही इंटरनेट से चल रही है। कोई गारमेंट शॉप ओनर होता है, उबर ड्राइवर होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, सेल्स तरह की जॉब्स होती हैं, ई-कॉमर्स होती है, सब इंटरनेट से चल रहा है। तो बिलियंस ऑफ डॉलर का जो नुकसान होता है वो तो अलग बात है, राइट? तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा मनरेगा के अंदर जो पेमेंट सिस्टम होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है यूपीआई सिस्टम पूरा फ्लॉप हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है इंटरनेट शटडाउन का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इतना आसान लग रहा है हमें क्योंकि हम लोगों के पास इंटरनेट है। लेकिन जहाँ इंटरनेट बंद होता है ना, वहाँ पे ऐसा लगता है कि भई दुनिया खत्म हो गई है। मुझे याद है अरुणाचल में गया था मैं कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले कुछ काम से गया था अरुणाचल में और वहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क नहीं था, जहाँ पे मैं रह रहा था और वहाँ पे वाईफ़ाई भी नहीं था और ना वहाँ पे इंटरनेट मोबाइल के अंदर नेटवर्क आता था एयरटेल का। तो ऐसा लगता था कि जैसे आप किसी ना बहुत पुराने ज़माने में चले गए हो। आप दुनिया से टूट गए हो, कट गए हो। जो जहाँ पे इंटरनेट बंद होता है ना, वही लोग इसकी फीलिंग समझ पाते हैं। हम लोग सिर्फ़ बात कर लेते हैं, लेकिन वो एम्पैथी नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हमने उस चीज़ को फेस ही नहीं किया। तो डिसरप्शन ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक consequences तो आपको बता ही दिया, एजुकेशन डिसरप्शन होता है, आजकल बच्चे ऑनलाइन कोचिंग वगैरह करते हैं, तो जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो कैसे सीखोगे आप लोग? तो दूसरे बच्चे आपसे वैसे ही आगे निकल जाएँगे। यस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोर्स, प्रोटेस्ट वगैरह, इलेक्शंस वगैरह के टाइम पे वो सब चीज़ें बनती हैं। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट मैंने आपको बता ही दिया, आइसोलेशन वाली फीलिंग आती है, ठीक है? आप समाज से कट जाते हो, कम्युनिकेशन आपका टूट जाता है फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एनफोर्स होती हैं। अनुराधा भसीन जजमेंट जब आया था 2017 में, तो इसमें जो है राइट टू इंटरनेट एक्सेस को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, अनुराधा भसीन केस। ठीक है? तो इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1) ए। ठीक है? तो ये थोड़ा आपको जो है पता होना चाहिए। ये कंटेंट मैंने आपको लास्ट वीक भी दिया था, तो आई होप ये आपको पता होगा। तो इंटरनेट बंद करने का जब ऑर्डर दिया जाता है, तो उसे हर कोई नहीं दे सकता। उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न्स हमारे पास होते हैं, जिसके तहत इंटरनेट को बंद कर दिया जा सकता है और कोई ऐसा रैंडमली कोई भी नहीं कर सकता है। जैसे यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होते हैं, वो करेंगे। ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी होते हैं, वहाँ के होम डिपार्टमेंट के अंदर वो करते हैं। बाद में एक रिव्यू कमिटी भी बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर जो चीफ चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ऐसे ही जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, वो चेयरमैन होते हैं स्टेट के अंदर। एक रिव्यू कमिटी बनाई जाती है कि भैया हम लोगों ने जो इंटरनेट बंद किया था, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? वो सब चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो इस तरह के कुछ-कुछ प्रोविज़न्स जो हैं यहाँ पे डेफ़िनेटली होते हैं। ये कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है। ये कंटेंट मैंने नया नहीं बनाया है, 2-3 हफ़्ते का कंटेंट है ये और आई होप ये सबके पास होगा। तो आप इसके बाद थोड़ा-सा देखेंगे तो आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें समझ में आराम से आ जाएँगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको बनाया गया है, कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल अपने पास है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद।